हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे एकेडमी। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जिसका क्रेडिट जाता है वॉटसन एंड क्रीक को, जिन्होंने बताया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बट क्या वॉटसन एंड क्रीक को ही क्रेडिट देना इनफ है? यहां पर वॉटसन एंड क्रीक ने खुद कुछ और अदर साइंटिस्ट के जो डेटा थे वो उनकी हेल्प से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बनाया था। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वॉटसन एंड क्रीक के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बनवाने में। एक तरह से उनकी स्टडीज के जो डेटा थे वो वॉटसन एंड क्रीक ने कलेक्ट किए थे और उनकी ही मदद से उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था। तो 1940 से लेकर 1953 क्यों? क्योंकि वॉटसन एंड क्रीक का जो ये डबल हेलिकल मॉडल था ये नेचर जो मैगजीन है उसमें पब्लिश हुआ था 1953 में। तो 1940 से लेके 1953 तक ये कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि इरविन चरगॉफ हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इनके जो मॉडल है उसमें उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहां पर इरविन चरगॉफ हो गए, मॉरिस विल्किन, रोजालिंड फ्रैंकलिन, लीनस पॉलिंग, और एक नाम और है विलियम एस्टबरी। तो ये जो साइंटिस्ट है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मॉडल को बनवाने में हेल्प की है, कंट्रीब्यूट किया है इनके स्टडीज के थ्रू। जो वॉटसन एंड क्रीक है वो इस मॉडल को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में या इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर को बता पाने में इनका जो है इन सारे साइंटिस्ट की स्टडीज का जो रोल रहा है। तो बेसिकली इरविन चरगॉफ जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया था बेस का कॉम्पोजिशन, यानी कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट जितने भी बेस पेयर्स होते हैं उसके कॉम्पोजिशन को उन्होंने इरविन चरगॉफ ने स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम करते हैं बेस कॉम्पोजिशन। किस तरह से इरविन चरगॉफ ने बेस के कॉम्पोजिशन को स्टडी किया था और उन्होंने फिर क्या क्या कंक्लूड किया और किस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो बेस पेयर्स है ये कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर में। बेस कॉम्पोजिशन स्टडी। अब देखिए जो इरविन चरगॉफ थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए था वो आइसोलेट करके उससे उन्होंने कुछ स्टडीज किए। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए को हाइड्रोलाइज किया और वहां जो डीएनए के अंदर बेस पेयर्स थे उनको उन्होंने आइसोलेट किया। उन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेक्निक उन्होंने यूज किया था। तो इरविन चरगॉफ ने क्या किया था, उन्होंने क्रोमैटोग्राफी टेक्निक की मदद से उन्होंने क्या किया था, उन बेस के कॉम्पोजिशन को सेपरेट किया था। अब यहां पर उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया था जिसमें उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ जो बेस पेयर्स थे वो आइसोलेट किए थे और उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो ये बेस पेयर्स हैं ये बेसिकली इस डीएनए के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने 3 बातें बताई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली उन्होंने बात बोली थी कि जो अमाउंट होता है एडेनिन रेसिड्यूज का वो इक्वल होता है थाइमीन के रेसिड्यू से।
और जो अमाउंट होता है ग्वानिन का रेसिड्यू का वो इक्वल होता है या फिर प्रोपोर्शनेट होता है साइटोसिन के रेसिड्यू में। तो उन्होंने कहा था द अमाउंट ऑफ एडेनिन रेसिड्यू इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ थाइमीन रेसिड्यू एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन रेसिड्यू इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन रेसिड्यू। इसका मतलब ये है कि ए हमेशा जो है टी के बराबर है, जी हमेशा जो है सी के बराबर है। तो उन्होंने एक चीज तो ये बता दी थी कि एडेनिन और थाइमीन का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर है और ग्वानिन और साइटोसिन का प्रोपोर्शन बराबर है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली थी वो ये कहा था कि अगर इनका सम कर दिया जाए, यानी कि प्यूरिन एंड पैरामिडीन का जो सम है वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस जी, ये क्या है, प्यूरिन है, इसका जो सम है वो इक्वल होता है पैरामिडीन के, यानी कि सी प्लस टी के। ठीक है, हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूरेसिल नहीं लेंगे क्योंकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि प्यूरिन का जो सम होता है वो टोटल होता है साइटोसिन और थाइमीन यानी कि पैरामिडीन के। ये प्यूरिन हो गया और ये पैरामिडीन। ये दूसरी बात उन्होंने बोली थी। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि जो परसेंटेज होता है, अगर आप इसके परसेंटेज को निकालेंगे, यानी कि G प्लस सी के परसेंटेज को एंड A प्लस T के परसेंटेज को अगर निकालेंगे तो जरूरी नहीं है, द परसेंटेज ऑफ G प्लस सी डज नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ एडेनिन प्लस थाइमीन। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि G प्लस सी के जो G और C का जो परसेंटेज है उसका वो इक्वल हो A प्लस टी के परसेंटेज से। ये अलग अलग भी हो सकता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। तो यहां पर उन्होंने ये चीजें बताई थी और उन्होंने कंक्लूड किया था कि एक तरह से उन्होंने एक पैटर्न बताया था कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एरविन चेरगॉफ ने बहुत एक इंपॉर्टेंट डेटा जो है वाटसन एंड क्रीक को प्रोवाइड करा दिया था, जिसकी मदद से वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल उन्होंने बनाया था वाटसन एंड क्रीक ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस बेस कॉम्पोजिशन स्टडी के डेटा ने। अब जो सेकंड जो डेटा उन्होंने लिया था, पहला तो उन्होंने बेस कॉम्पोजिशन स्टडी से लिया था, दूसरा उन्होंने लिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के स्टडी से। तो सेकंड क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो अभी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो टेक्निक होता है उसमें क्या किया जाता है कि डीएनए की फाइबर को लिया जाता है और उसमें एक्स रे का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। अब ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है इसमें डीएनए के फाइबर को लेके जो एक्सरे है उसका बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है, जिससे जो रेज है वो इस तरह से स्कैटर्ड होती हैं और एक फोटोग्राफिक फिल्म पे उन स्कैटर्ड रेज जो है वो एक तरह का पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न की मदद से कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के अंदर उनको स्टडी किया जाता है और उनकी शेप को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो टेक्निक था वो सबसे पहले प्रोटीन के लिए यूज किया गया था और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था, बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए किया गया था, जो कि लिनस पॉलिंग ने किया था। और लिनस पॉलिंग ने इसको स्टडी किया था और इसी टेक्निक को आगे फर्दर स्टडी किया गया था। तो इसी की मदद से जो है और अदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस टेक्निक को यूज किया था डीएनए को स्टडी करने के लिए। तो एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम है विलियम एस्टबरी। विलियम एस्टबरी ने 1938 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दी थी कि जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट जो बेस पेयर्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके बीच का डिस्टेंस उन्होंने बताया था कि किस डिस्टेंस पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके जुड़ा हुआ है। तो वो जो डिस्टेंस है उन्होंने कहा था कि ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे हम
हम कहते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, इतना डिस्टेंस होता है। ये विलियम एस्टबरी ने कहा था, और कहीं ना कहीं विलियम एस्टबरी की भी इंफॉर्मेशन जो वॉटसन एंड क्रीक है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई। अब ये वॉटसन एंड क्रीक ने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया था अपने मॉडल को बनाने के लिए। यहां पर 1950 से 53 के बीच में एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो साइंटिस्ट है या केमिस्ट है, रोजलिंड फ्रैंकलिन। जो कहां काम करती थी? मॉरिस विल्किन की लैबोरेटरी में। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे की टेक्निक को यूज करके दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब एक्सरे की टेक्निक को यूज किया जाता है तो दो चीज निकल के आती है। पहली तो उन्होंने ये जो विलियम एस्टबरी की जो 3.4 का जो डिस्टेंस था, ये उन्होंने कहा था ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। इतने ही डिस्टेंस के बीच में ये मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या करता है, वो फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है बनता है, कुछ कुछ ऐसा पैटर्न जो है फॉर्म होता है। तो ये जो पैटर्न है उससे कहीं ना कहीं उसकी शेप और मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स या कितना जो इसका कॉम्पोजिशन है किस तरह का हो सकता है, ये जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक से पता लग जाता है। तो यहाँ पर रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो है 3.4 जो एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है वो उन्होंने कहा ये 100% करेक्ट है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो डीएनए है ना, डीएनए का जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, जो शेप निकल के आती है, वो हेलिक्स होती है। अब इस टेक्निक से जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो टेक्निक है उसको यूज करके जब फोटोग्राफिक फिल्म पे उसको कैप्चर किया जाता है तो वहां पर जो शेप बन के आती है वो हेलिक्स शेप होती है। तो उन्होंने कहा, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने विलियम एस्टबरी की इंफॉर्मेशन को भी करेक्ट बताया, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि डीएनए जो है हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। बट रोजलिंड फ्रैंकलिन या मॉरिस विल्किन ने ये जो खुद ये मॉडल नहीं वो तैयार कर पाए थे, बट इस मॉडल को तैयार करने के लिए जो लिनस पॉलिंग है, लिनस पॉलिंग जो है उन्होंने विलियम एस्टबरी की इंफॉर्मेशन को यूज करके और अदर कुछ साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करके डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, और उन्होंने कहा था कि डीएनए जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर उसका होता है। बट ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है कि डीएनए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बट लिनस पॉलिंग ने ये चीज ट्राई की थी, उन्होंने ये मॉडल बताने की कोशिश की थी कि डीएनए जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, और जो जेमसन क्रीक एंड जो वॉटसन एंड क्रीक जो है उन्होंने फाइनली जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रीक ने फाइनली 1953 में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल था उसको उन्होंने बनाने में सक्सेसफुल हुए, और ये 1953 में जब नेचर मैगजीन में पब्लिश हुआ था इसका फोटो, तो यहाँ पर इसको जब ये पब्लिश हो गया था तो फाइनली जो इतना लंबे टाइम से जो कंट्रोवर्सीज और जो इतना स्ट्रगल चल रहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से बना होता है, कौन कौन से उसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन किस तरह की होती है, वो सबको फाइनली एक स्टॉप लग गया जब 1953 में फाइनली वॉटसन एंड क्रीक का जो मॉडल था वो नेचर मैगजीन में पब्लिश हो गया था। तो ये तो हुआ कि किस तरह से जो वॉटसन एंड क्रीक है उन्होंने किस किस जो डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन लेकर उन्होंने अपने मॉडल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसे बनाया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वॉटसन एंड क्रीक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह का है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।